हाय। आज मैं आप लोगों को रेस्पिरेशन इन एनिमल्स पढ़ाने वाला हूँ। कल आप लोगों ने न्यूट्रिशन इन एनिमल्स पढ़ा। पहले हम जूलॉजी का पार्ट कर ले रहे हैं, उसके बाद बॉटनी का पार्ट करेंगे। जूलॉजी में आपका एनिमल का स्टडी हो जाता है, बॉटनी में आपका प्लांट का स्टडी हो जाता है। ठीक है, तो हम आज रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। रेस्पिरेशन इन एनिमल्स, मैंने पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। बाई पार्ट इसको समझ लीजिए। रेस्पिरेटरी सिस्टम का स्ट्रक्चर, ये आपका हो गया नजल चेम्बर, जिसके थ्रू एयर आता है। ठीक है, एयर क्या फील्ड रहता है? O2 फील्ड एयर आता है। O2 फील्ड एयर आता है। ये उसमें नाइट्रोजन भी रहता है, उसमें बहुत सारे अलग अलग गैस भी रहते हैं, लेकिन स्पेशली O2 ही, एल्वियोली जो होता है O2 ही सिर्फ लेता है। ठीक है, अब उसके बाद है लैरिंक्स, इसको वॉइस बॉक्स भी कहा जाता है। इसके वोकल कोर्ड्स बजने के कारण आवाज प्रोड्यूस होता है। ट्रेकिया, जिसको हम विंड पाइप कहते हैं। लंग हो गया, लंग 2 हो गया, ये हो गया ब्रोंकी, ये हो गया, या जो ब्रोंकी इसके बाद होता है, ये हो गया प्राइमरी ब्रोंकी, एक दो प्राइमरी ब्रोंकी। इसके बाद हो गया सेकेंडरी ब्रोंकी, जो लिस्ट में आता है उसको कहते हैं टर्सरी ब्रोंकी। टर्सरी ब्रोंकी के बाद होता है आपका एल्वियोली, इसी में गैसेस एक्सचेंज होता है। वाकई में रेस्पिरेशन होता क्या है? फिर रेस्पिरेशन का कंसेप्ट क्या है? क्या रेस्पिरेशन क्या है? बस एयर लेके छोड़ देंगे वो रेस्पिरेशन कहलाएगा? नहीं। रेस्पिरेशन में 2 लेवल है। एक एक्सटर्नल है, एक एक्सटर्नल लेवल, एक है इंटरनल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, अब इस दोनों में डिफरेंस थोड़ा जान लीजिए। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन क्या होता है और इंटरनल रेस्पिरेशन क्या होता है। एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल आपका हो गया फिजिकल प्रोसेस, ये फुल्ली फिजिकल प्रोसेस है। बस एयर आया और CO2, एयर आया, ब्लड वेसल से CO2 लिया, फिर O2 लिया, CO2 को इमिट कर दिया। CO2 यहाँ जैसे यहाँ आया, पहले O2 यहाँ आया, O2 एल्वियोली एक्सेप्ट कर लिया, एंड बाद में ब्लड वेसल जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, उससे CO2 ले लिया, CO2 बाहर निकल गया। ठीक है, यह इसलिए फिजिकल प्रोसेस होता है। ये होता है रेस्पिरेटरी सरफेस पे, इसका काम है रेस्पिरेटरी सरफेस पे। रेस्पिरेटरी सरफेस पे ये होता है। ये हो गया फिजिको केमिकल प्रोसेस, बहुत फिजिकल भी है और केमिकल भी है। फिजिको केमिकल प्रोसेस, और ये सेलुलर लेवल पे होता है। मेनली इसका साइट माइटोकॉन्ड्रिया। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन फिर से बताते रहे। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन बाद जो हम एयर ले रहे हैं, फिर एयर में जो O2 फील्ड है, उसके बाद उसको वो CO2 कंसंट्रेटेड होकर बाहर निकल जाता है। फिर वो रेस्पिरेटरी सरफेस होता है। रेस्पिरेटरी सरफेस आपका अल्वियोली हो गया। ठीक है, ये आपका एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। इंटरनल रेस्पिरेशन में आपका फिजिको केमिकल प्रोसेस, बहुत फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस, क्योंकि सेलुलर लेवल पे हो रहा है इसलिए केमिकल प्रोसेस हो रहा है, क्योंकि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हो रहा है यहाँ पर। आप आगे बताएंगे ऑक्सीडेशन क्या हो रहा है उसमें। ठीक है, अब आगे हम बढ़ते हैं। उतार लीजिए, आप लोग उतार लीजिएगा। कल आप लोगों को कैटाबोलिज्म और एनाबोलिज्म के बारे में मैंने थोड़ा सा बताया था। ये रेस्पिरेशन कौन सा प्रोसेस है? रेस्पिरेशन आपका हो गया कैटाबोलिक प्रोसेस। रेस्पिरेशन हो गया आपका कैटाबोलिक प्रोसेस, और फोटोसिंथेसिस हो गया एनाबोलिक प्रोसेस। रेस्पिरेशन हो गया आपका कैटाबोलिक प्रोसेस, कैटाबोलिक प्रोसेस। फोटोसिंथेसिस आपका एनाबोलिक प्रोसेस। कैटाबोलिक में जो कॉम्प्लेक्स जो और कंपाउंड्स थे वो सिंपल कंपाउंड से बन जाते हैं, लेकिन एनाबोलिक में नए कॉम्प्लेक्स सिंपल कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में बनते हैं। एनाबोलिक में नया चीज बन रहा है। कैटाबोलिक मतलब ब्रेकडाउन हो रहा है। ठीक है, अब देखते हैं गैस एक्सचेंज का मैकेनिज्म।
एक छोटा सा अल्वियोली एक बना दे रहा हूँ मैं। इधर से आपका हो गया एक ब्लड वेसल, इसमें हेमोग्लोबिन ये हेमोग्लोबिन कंटेंट रह रहा है। O2 हम नेजल चेम्बर के थ्रू आया था। O2 एयर लिए हम O2। उसके बाद O2 ये होमोग्लोबिन में चला जाता है, डिफ्यूज हो जाता है। यहाँ पर डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है, डिफ्यूज हो जाता है। उसके बाद यहाँ से ये आता है पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू आता है। पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीनेटेड ब्लड कंटेन करता है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड, या फिर ऑक्सीजन चल जाता है इसमें, ऑक्सीडेटेड होता है। जो CO2 रहता है ना वो फिर वापस लौट जाता है इसमें डिफ्यूजन के थ्रू। वही कंसंट्रेशन का कमाल है। डिफ्यूजन इधर O2 का कंसंट्रेशन ज्यादा है तो इधर कम है, तो O2 इस साइड हायर लेवल टू लोअर लेवल में चला जाएगा। इधर CO2 का कंसंट्रेशन ज्यादा है, इधर CO2 का कम है, तो इधर से CO2 लेवल हायर लेवल से ये आपका हायर लेवल हो गया, इससे लोअर लेवल में चला जाता है। ठीक है, ये आपका CO2 निकल गया। ये आपका ब्रीदिंग का मैकेनिज्म, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन का मैकेनिज्म हुआ। ठीक है, सेलुलर लेवल पे देखते हैं इसका मैकेनिज्म। सेलुलर लेवल पे सेलुलर में कहां पर ये आखिर इसका मैकेनिज्म होता है। सपोज दैट एक सेल है, पूरे सेल में तो ग्लूकोज पहुंच चुका है। सपोज दैट सेल है, सेल में माइटोकॉन्ड्रिया है। इसी माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है। ग्लूकोज का ब्रेकडाउन तीन प्रकार से, एक होता है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में, एक होता है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में, एक होता है लैक ऑफ ऑक्सीजन में। तीन तरह का है सेलुलर लेवल पे रेस्पिरेशन। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में ग्लूकोज ब्रेकडाउन होता है पायरुवेट में। पायरुवेट ये आपका 6 कार्बन का मॉलिक्यूल हो गया, C6H12O6। ये 3 कार्बन का मॉलिक्यूल हो गया, 3 कार्बन मॉलिक्यूल। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में ग्लूकोज से पायरुवेट में। पायरुवेट के बाद ये पायरुवेट का मैकेनिज्म होता कहाँ है कि साइटोप्लाज्म में होता है। अब पायरुवेट ब्रेकडाउन होता है CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी 38 ATP में निकलता है। 38 ATP में एनर्जी निकलता है। यह होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। ये प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में हो गया। अब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में देख लेते हैं। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन जानते हैं। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है जब एरोबिक रेस्पिरेशन को दो तरह से डिवाइड किया जाता है, एक एरोबिक रेस्पिरेशन, एक एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन में प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन का मैकेनिज्म हो गया है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में जो ग्लूकोज से पायरुवेट में बना हुआ है, पायरुवेट जो बना हुआ था, पायरुवेट चेंज हो जाता है ये ह्यूमन में नहीं होता एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में। पायरुवेट जो चेंज होता है, ये 3 कार्बन का मॉलिक्यूल था, ये बन जाता है इथेनॉल में C2H5OH। इसका केमिकल फार्मूला याद कर लीजिएगा क्योंकि ये केमिकल कार्बन कंपाउंड्स में भी काम आने वाला है। C2H5OH मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड इन केमिकल होल केमिस्ट्री। इथेनॉल पायरुवेट, सो इथेनॉल में चेंज हो गया, इथेनॉल प्लस H2O प्लस एनर्जी, इथेनॉल प्लस CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी, CO2 प्लस एनर्जी। ऐसे एनर्जी 2 ATP में निकलता है। हम जिक्र करेंगे ATP क्या होता है अभी थोड़ा देर। ये हो गया एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में। अब देखेंगे हम लैक ऑफ ऑक्सीजन में।
लैक ऑफ ऑक्सीजन में अब आने वाले हैं। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हम देख लिए, अब लैक ऑफ ऑक्सीजन में देखेंगे। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में जो ग्लूकोज, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या हुआ था, ग्लूकोज पायरुवेट में ब्रेक डाउन हुआ था, पायरुवेट से CO2 H2O एनर्जी कितना एटीपी में था, 38 एटीपी में। अब देखेंगे एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में, देखें पायरुवेट जो है इथेनॉल में चेंज होता है, उसके बाद CO2 प्लस एनर्जी, वो एनर्जी कितना एटीपी में रहता है, 2 एटीपी, वेरी लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी। इसलिए ये इसका ऑर्गेनिज्म थोड़ा सा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, जो कि ईस्ट है, ईस्ट में होता है, ये ह्यूमन बॉडी में नहीं होता है। ह्यूमन बॉडी में एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के जगह लैक ऑफ ऑक्सीजन में होता है। लैक ऑफ ऑक्सीजन में थोड़ी ऑक्सीजन की कमी के कारण लैक ऑफ ऑक्सीजन में जो पायरुवेट है, पायरुवेट 3 कार्बन का मॉलिक्यूल ये चेंज हो जाता है लैक्टिक एसिड में, जिसके कारण हमें बहुत सीवियर पेन आता है, सीवियर पेन। ऐसा पेन जल्दी हटेगा, उसको हॉट वाटर मसाज से उसको हटा सकते हैं। जब दौड़ते हैं तो जब हम बहुत स्पीड में दौड़ते हैं, सुबह का एक्सरसाइज करते हैं, तो एक्सरसाइज के कारण जो ऑक्सीजन लेने का स्पीड है वो बढ़ जाता है, ऑक्सीजन लेने का स्पीड बढ़ जाता है, तो ऑक्सीजन लेने का स्पीड बढ़ जाता है। इसके कारण जो शरीर का मैकेनिज्म है वो बढ़ जाता है। मैकेनिज्म बढ़ने के कारण जो हर एक जगह ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है, हर एक जगह ऑक्सीजन नहीं पहुंचने के कारण ये बार स्पेशली मसल्स में ज्यादा होता है, ये मेनली मसल में होता है, मसल सेल पे, मसल्स में होता है। लैक्टिक एसिड प्लस इसमें भी एनर्जी निकलता है, ये भी 2 एटीपी का होता है। आखिर एटीपी है क्या, 3 जगह है, 38 आपका प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में 38 एटीपी, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में 2 एटीपी और लैक ऑफ ऑक्सीजन में भी 2 एटीपी। अब हम जिक्र करेंगे एटीपी के बारे में, थोड़ा सा बता दे रहे हैं। लास्ट ही है एटीपी वाला। रेस्पिरेशन के बाद जो ब्रेकडाउन हुआ उसमें जो एनर्जी निकला यह 38 एटीपी में निकला, ठीक है, 38 एटीपी में निकला। अगर 38 एटीपी में बना कैसे, सेल बनाए, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया था, इसी सेल में एक और कंपाउंड रहता है ADP, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। एडेनोसिन डाइफॉस्फेट मतलब फॉस्फेट का 2 मॉलिक्यूल रहता है। सपोज दैट ये है PP, ये आपका हो गया एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। अब जो इसमें एक और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट पहले ही से रहता है, मतलब इसी में रहता है सेल में ही ऑलरेडी। हम लोग जो खाना खा रहे हैं उसमें फॉस्फोरस भी तो रहता है, वही फॉस्फेट में बदल के सेल में रहता है। ये फॉस्फेट इस एनर्जी को यूज करके, 38 एटीपी में बाद में बनता है, इस एनर्जी को यूज करके यहाँ जो बॉन्ड में एनर्जी लगा वही एनर्जी इसमें P को जोड़ देता है। P जो जुड़ता है इसमें, ये वाला एनर्जी लग के APP ट्राइफॉस्फेट हो गया, तीन फॉस्फेट का मॉलिक्यूल हो गया। इसीलिए हम कहेंगे यहाँ पर एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये जो बॉन्ड यहाँ पर बॉन्ड एनर्जी लगा, ये बॉन्ड बनाने में जो एनर्जी लगा, यही एनर्जी को यूज करके बाकी फिर ये 38 एटीपी स्टोर हो जाता है इसी सेल में। अब सेल तो बहुत सारा, तो हर एक जगह ब्रेकडाउन होता है, क्योंकि हर एक जगह फूड पहुंचा है, हर एक जगह ग्लूकोज पहुंचा है। ग्लूकोज का ओवरऑल रिएक्शन लिख दे रहा हूं यहाँ पर, ओवरऑल रिएक्शन। ओवरऑल होता क्या है, 6 ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इसका ब्रेकडाउन हो जाता है CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी। बैलेंस कर लीजिएगा, केमिकल रिएक्शन में तो पढ़ा ही होगा आप लोग, बैलेंस करना, ठीक है। ये हो गया। अब हम बता दे रहे हैं कि आखिर ये O2 और CO2 ब्लड में ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। ब्लड में होमोग्लोबिन हो गया भाई, हम जानते हैं होमोग्लोबिन में ट्रांसपोर्ट कर रहा है। होमोग्लोबिन मेन पिगमेंट है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने के लिए ब्लड में। होमोग्लोबिन ना हो तो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होगा ही नहीं।
होमोग्लोबिन में ऑक्सीजन दो तरह से होता है। पहला, ऑक्सीजन दो तरह से होता है। फर्स्ट प्लाज्मा में होता है। ब्लड का चार पार्ट पढ़ेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम में, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स एंड प्लाज्मा। 1 से 3% ऑक्सीजन प्लाज्मा में ऐसे ही डिजोल्व होकर प्लाज्मा में ट्रांसपोर्ट हो लेता है। ठीक है, ऑक्सीजन प्लाज्मा में 1 से 3% प्लाज्मा में डिजोल्व होकर ऑक्सीजन चला जाता है। अब 97% हेमोग्लोबिन में हेमोग्लोबिन से ऑक्सीजन का ट्रांसफर करता है। ऑक्सीजन होमोग्लोबिन के कंपाउंड से रिएक्ट करके ऑक्सी हेमोग्लोबिन बनाता है। यह ऑक्सी होमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट होता है। सिंपल टेम्पररी कंपाउंड है, कुछ ही समय के लिए बनता है। ऑक्सी होमोग्लोबिन से पूरा बॉडी में ट्रांसफर हो गया ब्लड ऑक्सीजन, अभी बॉडी ट्रांसफर होकर सेल में पहुंचा, सेल में वहां पर उसका ब्रेकडाउन हुआ तो एनर्जी मिला। ठीक है, ये हेमोग्लोबिन मेनली रहता है आरबीसी में, आरबीसी ही में रहता है, आरबीसी में। डब्ल्यूबीसी तो आपका डिफेंस के लिए काम करता है। प्लाज्मा में आपका हो गया 1 से 3%। अब कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में जानिए, कार्बन डाइऑक्साइड कैसे ट्रांसपोर्ट होता है। कार्बन डाइऑक्साइड कैसे ट्रांसपोर्ट होता है। CO2 में 23% ऑफ CO2 आपका 23% ऑफ CO2 हेमोग्लोबिन में ही ट्रांसपोर्ट होता है। एक कंपाउंड बना के कार्बामीना हेमोग्लोबिन। 23% यहां से 7% ऑफ CO2 आपका होता था रिएक्ट करके बाइकार्बोनेट आयन में ट्रांसपोर्ट होता है। बाइकार्बोनेट आयन ऑफ K+ आयन, हाँ K+ आयन एंड Na+ आयन, पोटासियम और सोडियम के आयन से रिएक्ट होके इतना 7% ट्रांसफर हो जाता है। 23 से 7 30 और बचा 70%। 70% आपका कार्बोनिक एसिड में बन जाता है। कार्बोनिक एसिड के थ्रू जो ब्लड में H2O रहता है, CO2 आपका है, CO2 + H2O जानते होंगे, H2CO3। H2CO3 किसका फॉर्मूला है? कार्बोनिक एसिड का। इतना ये हो गया ब्लड का ट्रांसपोर्ट। अब रेस्पिरेशन बस इतना ही, अब रेस्पिरेशन आपका खत्म हो गया है, बस दैट्स ऑल। ठीक है, तो पूरा आपका रेस्पिरेशन खत्म हो गया। लास्ट में आप लोगों को क्वेश्चन दे रहा हूं, लोग बनाकर लाइएगा, बनाकर व्हाट्सएप ग्रुप नंबर में सेंड कर दीजिएगा जिसका नंबर है, और लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है ग्रुप इनविटेशन लिंक। और इसमें इनवाइट भी कर सकते, इनवाइट हो जाएंगे, आ जाएंगे, मतलब खुद इनवाइट नहीं, जुड़ जाइएगा इससे आप लोग, ये नंबर से जुड़ जाइएगा आप लोग, व्हाट्सएप ग्रुप नंबर से। क्वेश्चन था कि भाई हम लोग O2 लिए, उसके बाद जो O2 यूज होकर ब्रेकडाउन जो हुआ उसमें भी CO2 निकला। आखिर CO2 निकला तो हम लोग कैसे पता करेंगे कि CO2 निकल रहा है मुंह से, आखिर कैसे निकल रहा है? यही इसी के लिए आप लोग एक एक्टिविटी करके लाइएगा, ग्रुप पे सेंड कर दीजिएगा आप लोग एक्टिविटी की CO2 का हम टेस्ट कैसे करेंगे। ये केमिकल प्रोसेस में आपका एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला बोर्ड में भी आता है वाला एक्टिविटी। बस कल हम आप लोगों को पढ़ाएंगे सर्कुलेटरी सिस्टम। पहले हम लोग पूरा एनिमल वाला पढ़ लेते हैं, उसके बाद पढ़ेंगे हम प्लांट्स वाला। दैट्स ऑल, थैंक यू।